नमस्कार साथियों। पीडब्ल्यू ओनली आईज के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सल्तनत एज हम लोग किया जा रहा था, दिल्ली सल्तनत किया जा रहा था। उसी कड़ी में आज का जो हम लोगों का टाइटल होगा, क्लास टाइटल, वो क्या है? तो क्लास टाइटल दिल्ली सल्तनत में पिछली क्लास में हम लोगों ने कहां तक देखा था? तो पिछला क्लास जो था वो लगभग जो है गुलाम वंश हम लोगों ने समाप्त किया हुआ था। आज जो है जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ सल्तनत एज हैं, दिल्ली सल्तनत 1200 से 1400 ईस्वी का समय काल है। और साथ ही साथ क्या है तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी और तुगलक हैं। और इसके साथ साथ जो है एक चैप्टर और ऐड ऑन है, वो है दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन और आर्थिक तथा सामाजिक जीवन। शासन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। तो ये हम लोगों का आज का जो है विषय वस्तु है। अब मध्यकाल की विशेषता क्या है? मध्यकाल की विशेषता एक नवीन शासक वर्ग का उदय है। नवीन शासक वर्ग जो रहता है वो सत्ता के ऊपर शक्ति के बल पर काबिज होता है। भारत के क्षेत्रीय शासक वर्गों को पराजित करके शक्ति के बल पर अपने शासन की स्थापना किया रहते हैं। दिल्ली सल्तनत में जैसा कि आपको पता है कि कुल कितने वंश रहते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश रहते हैं। तो इसके अंतर्गत अब हम लोग को कहां पे शुरू करना है? इसके अंतर्गत हम लोग को खिलजी वंश पर आना है। खिलजी वंश कब से कब तक शासन किए थे? 1290 से 1320 ईस्वी। वन एंड वनली एक ही शासक के इर्द गिर्द दिल्ली सल्तनत जो है वो घूम रहा है। तो खिलजी वंश में कौन है भाई? तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी हैं। और दूसरे कौन है? तो दूसरे जो है अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी का योगदान कुछ विशेष नहीं रहता है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी का जो योगदान है न केवल खिलजी वंश के लिए बल्कि संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर एक छोटा सा ही समय काल है, परंतु अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो इन्होंने 1290 से 1296 ईस्वी के मध्य शासन किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो 1296 से 1320 ईस्वी के मध्य शासन किए थे। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे वृद्ध सुल्तान रहते हैं। 70 वर्ष से अधिक आयु में जो है ये सत्ता पर काबिज होते हैं। खिलजी वंश को भी हेय दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस्लाम धर्म में कोई जातिगत भेदभाव नहीं था, परंतु नस्ली आधार पर भेदभाव था। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि बलबन जो रहते हैं, बलबन भी अपने रक्त के शुद्धता का दावा करते हैं और अपना संबंध ईरान के आफरासियाब वंश से जोड़ते हैं। ईरानी और तुरानी नस्ल के जो मुस्लिम वर्ग रहते हैं वो क्या रहते हैं भाई? वो अपनी श्रेष्ठता का, उच्च नस्ल का दावा करते थे। बाकी इन लोगों को हेय दृष्टि से
निम्न दृष्टि से देखा जाता था। तो खिलजी जो रहते हैं मुख्यतः इन्हें या तो बॉर्डर एरिया पे रखा गया था, जैसे बलबन के समय में निरंतर मंगोल आक्रमण हो रहा था तो उधर सीमा पर रखा गया था, या बंगाल लखनौती, बिहार और लखनौती के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इन्हें रखा गया था। जलालुद्दीन एक ओल्ड एज में शासक बनते हैं और इन्होंने ही कहा था कि मैं एक वृद्ध मुस्लिम हूं और मुस्लिम भाइयों का रक्त नहीं बहाना चाहता हूं। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कौन रहते हैं? इनके भतीजे रहते हैं और बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने इन्हें अपना दामाद भी बनाया हुआ था। इनके समय काल में अलाउद्दीन खिलजी अवध के सूबेदार रहते हैं, अवध के क्षेत्र में रहते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? देवगिरी का अभियान किया था। देवगिरी का अभियान किया था और इस तरीके से लूट का धन लेकर के ये कहां चले जाते हैं? तो दिल्ली नहीं जाते। देवगिरी आज का जो है महाराष्ट्र का क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीतते हैं या देवगिरी को जीतते हैं और वो लूट का धन लेकर के कहां चले जाते हैं? दिल्ली न जाकर के कड़ा चले जाते हैं। कड़ा मतलब आज का प्रयागराज का जो आसपास का क्षेत्र है। इसी में जलालुद्दीन खिलजी को क्या समझ में आता है? तो विद्रोह की आहट समझ में आता है। खजाना लूटे तो शाही राजकोष में लाके जमा करवाना चाहिए था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने तो दिशा ही बदल दिया भाई। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से निकलते हैं कड़ा की ओर। अलाउद्दीन खिलजी को सोचते हैं कि मनाने पर अगर मान जाएंगे तो खजाना उनसे ले लिया जाएगा, अगर नहीं मानेंगे तो बलपूर्वक उनका दमन किया जाएगा और खजाना लिया जाएगा। इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी कड़ा पहुंचते हैं, परंतु वहां छल से क्या होता है? छल से अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करते हैं। और हत्या के साथ ही फिर क्या होता है? इस हत्या के साथ ही बलबन के लाल महल में, कहां पर? तो बलबन के लाल महल में इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी जो है सत्ता पर मुखातिब होते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किए हैं। एक छोटा सा ही समय काल है, परंतु क्या है भाई? एक लॉन्ग इम्पैक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी का पहले जो है साम्राज्य विस्तार देखा जाए, साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था? तो साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत इन्होंने उत्तर भारत की विजय किया था और इसके साथ साथ जो है दक्षिण भारत की विजय करने वाले ये दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे। तो एज वेल एज ही लेड टू द मिलिट्री कैंपेन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजय में इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीता हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को इसी आधार पर क्या कहा जाता है? इसी आधार पर जो है इन्हें अनोखा साम्राज्यवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी एक अनोखा साम्राज्यवादी। ये प्रश्न ऑप्शनल में पूछा गया है, तो कैसे वो एक अनोखे साम्राज्यवादी हैं इसे भी समझने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर भारत की विजय के अंतर्गत इन्होंने किसे जीता था? उत्तर भारत के विजय के अंतर्गत जो है
कई सारे राज्यों की इन्होंने विजय किया हुआ था और इसके अंतर्गत जो है गुजरात की विजय किया था, रणथंभौर की विजय किया था। अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं गुजरात की विजय करते हैं। देन आफ्टर जो है रणथंभौर की विजय करते हैं, मालवा की विजय करते हैं, सिरोही की विजय करते हैं। साथ ही साथ जो है इन्होंने उत्तर भारत के विजय अभियान में जो सबसे महत्वपूर्ण विजय रहता है वो चित्तौड़ की विजय रहता है। चित्तौड़ जो है राजपूतों का गढ़ रहता है और इनके समय में जो है एक बार हारे हुए रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी गए हुए थे तो हमीर देव रहते हैं, राणा हमीर देव से हारे हुए रहते हैं। बाद में फिर से ये खुद जाते हैं और जब खुद जाते हैं तो रावल रतन सिंह रहते हैं। तो रावल रतन सिंह पर इन्होंने 3 महीना तक किले का घेरा डाला था। यहीं पर राजपूतानियां जो रहती उन्होंने जौहर व्रत किया था और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो है चित्तौड़ की विजय अलाउद्दीन खिलजी कर ले जाते हैं। एक प्रश्न पूछा हुआ है कि चित्तौड़ की विजय के समय में कौन सा इतिहासकार या किसने जो है आंखों देखा वर्णन किया था। तो आमिर खुसरो जो रहते हैं एक विलक्षण प्रतिभा के धनी रहते हैं। आमिर खुसरो का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वहां पे उनका योगदान है। भाषा के क्षेत्र में उर्दू भाषा जो है वहां पे उनका योगदान है। ख्याल गायकी जो है आमिर खुसरो का वहां पे भी योगदान है। इस तरीके से बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहते हैं और चित्तौड़ विजय का जो है उन्होंने आई विटनेस थे, आंखों देखा हाल उन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसे में क्या है भाई, ऐसे में जो है चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नामकरण क्या किया, तो अपने पुत्र के नाम पर, अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़ का नाम उन्होंने क्या रख दिया था, तो चित्तौड़ का नाम उन्होंने खिजराबाद रख दिया था। तो इस तरीके से चित्तौड़ पर जो है अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खान जो है वो शासन करते हैं। परंतु बाद में क्या होता है, बाद में राजपूतों का विद्रोह होता है, खिजर खान चित्तौड़ उनको छोड़ करके भागना पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ फिर से क्या हो जाता है, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पुनः स्थापित हो जाता है। रावल रतन सिंह से जुड़ा हुआ एक मिथ्या या उसे कह सकते हैं कि एक किंवदंती या कथानक जो है वो पद्मिनी का है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने का असल में रीजन जो रहता है वो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन रहता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक रीजन क्या रहता है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में रहते हैं, ये राजपूताना का क्षेत्र है, चित्तौड़ का क्षेत्र है और ये गुजरात का क्षेत्र है। तो वाकया ये रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात पे आक्रमण करना था, वो सेना के लिए रास्ता चाह रहे थे। रावल रतन सिंह ने वो रास्ता नहीं दिया था, इसलिए जो है एक मतभेद उभरता है। अगला इसी चित्तौड़ में जो है प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अपनी दरगाह रहती है, तो वो भी एक धार्मिक मुद्दा रहता है। अगला जो है, जो गुजरात के क्षेत्र में मुख्य व्यापारिक मार्ग दिल्ली तक जा रहा है वो भी चित्तौड़ के क्षेत्र से होकर के जा रहा होता है। मालवा के साथ बहुत ही कनेक्टिंग चित्तौड़ की भूमिका रहती है। तो इस रूप में अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ की विजय अपरिहार्य होता है। परंतु मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोग सुने होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो है पद्मावत है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद बहुत लंबे समय, लगभग शताब्दी भर के बाद जो है लिखा गया था। तो वहां पे एक मनगढ़ंत कहानी प्रस्तुत किया गया है कि पद्मिनी जो रहती हैं श्रीलंका देश में रहती हैं
और रावल रतन सिंह जाते हैं और वहां से अपनी सारी प्रतिभा योग्यता को दिखाते हुए उनको सकुशल जो है चित्तौड़ में लाते हैं और इस तरीके से विवाह बंधन में बंध जाते हैं। तो चलिए, बहरहाल सारा मैंने आप लोग को बच्चों जो है चित्तौड़ से जुड़ा हुआ जो भी डायमेंशन है और जो भी कहानी है वो सारा मैंने बता दिया। अब दक्षिण भारत की विजय ही क्या है? दक्षिण भारत की विजय ही जो है इनका अनोखा साम्राज्यवाद है। तो दक्षिण भारत में इन्होंने किसको जीता भाई? तो दक्षिण भारत में इन्होंने देवगिरी की विजय किया। इसके बाद जो है वारंगल की विजय किया। इसके बाद जो है द्वार समुद्र की विजय किया। देन आफ्टर जो है मदुरा का विजय। तो देवगिरी में कौन रहते हैं भाई? देवगिरी में यादव शासक रहते हैं। वारंगल में कौन रहते हैं? वारंगल में काकतीय रहते हैं। द्वार समुद्र के जो हैं वो होयसल रहते हैं और मदुरा के जो हैं वो पांड्य रहते हैं। मदुरा के जो है वो पांड्य रहते हैं। अगला एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई कि दक्षिण भारत का जो इनका विजय अभियान है, दक्षिण भारत के विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व जो है अलाउद्दीन खिलजी के गुलाम रहते हैं। उस गुलाम का क्या नाम है? तो गुलाम का नाम जो है मलिक काफूर है। मलिक काफूर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का सौभाग्य रहता है कि इतना योग्य जो है, क्योंकि गुलाम वंश में भी आपने देखा था मध्यकाल में गुलामों की बड़ी ही उपयोगिता थी। ऐबक भी गुलाम थे, इल्तुतमिश भी गुलाम थे, बलबन भी गुलाम थे। इल्तुतमिश के तो बकायदे 40 गुलामों का अपना दल तुर्काने चाह लगानी रहता है। तो दोज वेयर द डेज इन विच the relevance of slaves, it was pretty much in context of governance। मलिक काफूर की ही योग्यता रहता है कि वारंगल के काकतीय से ही इनको क्या मिला हुआ था? वारंगल के काकतीय शासक जो रहते हैं प्रताप रुद्रदेव से इन्हें कोहिनूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। प्रताप रुद्रदेव को जो है मीर जुमला, गोलकुंडा की खान से कोहिनूर निकला हुआ था, उनको मीर जुमला ने दिया हुआ था। अब बच्चों मूल मुद्दे पर आते हैं कि ये अनोखा साम्राज्यवादी कैसे हैं भाई? अनोखा साम्राज्यवादी उत्तर भारत की इन्होंने विजय किया तो इन्होंने क्या किया? साम्राज्य का अंग बना लिया था। साम्राज्य का अंग बना लिया था। दक्षिण भारत की इन्होंने विजय किया तो क्या किया भाई? तो दक्षिण भारत की विजय करके समुद्रगुप्त जैसी नीति चली थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश में रहते हैं। समुद्रगुप्त की ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति है। दक्षिण भारत की विजय उन्होंने किया था, जीत करके ग्रहण किया, उसके बाद उससे मोक्ष मतलब कि उन्हें स्वतंत्रता दे दिया। समुद्रगुप्त का कहना था भाई कि प्रतिवर्ष नजराना भेजते रहिएगा, नहीं तो फिर से आऊंगा और क्या करूंगा? नू ग्रहण कर लूंगा। उसी नीति पर ये भी चलते हैं और दक्षिण भारत को जीता लेकिन साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनाया। दक्षिण भारत के सभी हिंदू शासक थे, उन्हें स्वतंत्र स्थिति ही रहने दिया। बदले में क्या लेते हैं? तो बदले में आर्थिक नजराना लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से अनोखे साम्राज्यवादी के रूप में जाने जाते हैं। अब भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य कौन से हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार कार्य कौन से हैं? वेरियस रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला जो सुधार है वो कौन सा है भाई? तो पहला सुधार जो है वो प्रशासनिक सुधार कार्य है।
प्रशासनिक सुधार कार्य है। तो देयर वेर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। देन आफ्टर क्या है, उसके बाद जो है सामाजिक सुधार कार्य है। देन आफ्टर क्या है भाई, तो सामाजिक सुधार कार्य के बाद जो है आर्थिक सुधार है। और अगला क्या है, तो अगला जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली है। तो इनके सुधार कार्यों को इतने शीर्षक के अंतर्गत जो है वो देखा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रशासनिक सुधार हैं, कुछ सामाजिक सुधार हैं, कुछ जो है आर्थिक सुधार हैं और मूल्य नियंत्रण प्रणाली है। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वो क्या करते हैं, तो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत धर्म को राजनीति से पृथक किया। जैसे फ्रांस में आप देखेंगे, फ्रांस में बुर्बो वंश रहता है, बुर्बो वंश के शासक लुई रहते हैं, या फिर लुई 14वां रहते हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं ही राज्य हूं। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का भी जो शासन की प्रकृति है वो निरंकुश है, और इस निरंकुश शासन की प्रकृति के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उलेमा वर्ग, जैसे बच्चों हमारे यहाँ पे पुरोहित वर्ग होते थे, वैसे वहां पे उलेमा वर्ग थे, उलेमा वर्ग के विशेषाधिकार को उन्होंने सीमित किया। राजनीति में जो उनकी अनावश्यक दखलंदाजी रहता है उसे सीमित किया। और उसके बाद जो है राजनीति को धर्म से पृथक करते हैं, उलेमा वर्ग को ताकीद देते हैं कि आप जो है अनावश्यक रूप से धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये क्या है भाई, ये उनका प्रशासनिक सुधार कार्य है। योग्यता के आधार पर इन्होंने क्या किया था, योग्यता के आधार पर जो है पदों की भर्ती किया था। तो योग्यता के आधार पर पदों की भर्ती, ये भी इनका एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम रहता है। वो दौर बच्चों राजा रजवाड़ों का दौर रहता है। राजा रजवाड़ों के दौर में राजा का बेटा राजा होता था, सेनापति का बेटा सेनापति होता था, न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश होता था। मीन्स की वंशानुगत व्यवस्था थी, हेरिडेट्रिकल सिस्टम था। उस दौर में इतनी दूर की सोच रखना कि नहीं, हम जो योग्य होगा, योग्यता के आधार पर जो फिट बैठेगा उसे ही प्रशासन में रखेंगे। अगला क्या करते हैं भाई, तो अगला जो है सैनिकों की हुलिया मेंटेन करते हैं। सैनिकों का हुलिया जो है वो मेंटेन करते हैं। अगला क्या करते हैं भाई, तो घोड़ों को दागने की प्रथा की शुरुआत करते हैं। उस जमाने में अरबी घोड़ों का अपना बहुत ही महत्व होता था। अरबी घोड़े जो हैं उनका दमखम ज्यादा होता था, स्टेमिना ज्यादा होता था। तो शासन प्रशासन में घोड़ों में कालाबाजारी भी होता था, उनकी खरीद फरोख्त में कालाबाजारी भी होता था। उसी कालाबाजारी को समाप्त करने के लिए ये कहते हैं कि जितने घोड़े हैं भाई उन पे दाग लगाइए। एक तरीके से उस जमाने का वो आधार कार्ड था, एक यूनिक आइडेंटिटी दिया जाता था। तो ये प्रशासन के क्षेत्र का जो है उनका बहुत बड़ा जो है वो सुधार रहता है। अगला इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जो है गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया था। बलबन ने भी किया था, फिर आगे चल करके इन्होंने भी किया था। दिस ऑल वेयर द politico administrative reforms moving towards the what were the socio reforms। शासन के बाद जो है सामाजिक क्षेत्र में इनके कौन से जो है सुधार कार्य रहते हैं, तो सामाजिक सुधार कार्य के अंतर्गत इन्होंने
वेश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगाया था? वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था। वेश्यावृत्ति पे प्रतिबंध लगाना सामाजिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो है इनका इनिशिएटिव रहता है। मदिरा पान पर जो है उस जमाने में इन्होंने शराबबंदी किया था। मदिरा पान पर प्रतिबंध लगाया था। अधिकांश राजा जो हैं सुर और सुरा जो एक कहा जाता है ना कि भोग विलास का जीवन जीते थे, वैसे दौर में इतनी दूर की दृष्टि रखना कि शराबबंदी कर रहे हैं। सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाते हैं। इसके पीछे का उनका जो अलाउद्दीन खिलजी का दृष्टिकोण रहता है, किसी सामाजिक उत्सव के बहाने ही लोग इकट्ठा होते हैं और शासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचना या बुनना जो है वो शुरू करते हैं। आइए भाई अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्थिक सुधार इन्होंने क्या किया था। तो आर्थिक सुधार के अंतर्गत जो है मध्यकाल के प्रथम शासक जिन्होंने भूमि की माप कराई थी, जिन्होंने भूमि माप कराया था, he was the first king of the medieval history who initiated the land measurement system। और इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया था, तो इसके अंतर्गत उन्होंने विश्वा को भूमि माप की इकाई बनाया था। विश्वा को उन्होंने क्या किया था, भूमि माप की इकाई बनाया था। तो ये आर्थिक क्षेत्र में क्या रहता है, इसके पहले कंकूत व्यवस्था रहती है। कंकूत व्यवस्था मीन्स की अनुमान के आधार पर पैदावार और भू राजस्व का निर्धारण होता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है भूमि माप की व्यवस्था लेकर के आते हैं। इसी पर आगे बढ़ते हुए सिकंदर लोदी जो रहता है वो गजे सिकंदरी लाता है, और अकबर जो रहते हैं वो गजे इलाही लेकर के आए हुए रहते हैं। आर्थिक क्षेत्र का क्या है भाई, एक बहुत बड़ा जो है वो सुधार है। अगला इन्होंने क्या किया, तो दान में दी गई भूमि जो है, दी गई भूमि कौन सी दान में दी गई भूमि है, तो इनाम भूमि है, मिल्क है, वक्फ है। इसे जब्त किया और जब्त करके किसमें तब्दील किया, तो जब्त करके जो है खालसा भूमि में इसे रूपांतरित किया। दान में दी गई भूमि इनाम मिल्क और वक्फ को खालसा भूमि में रूपांतरित किया। अगला क्या रहता है भाई, तो इन्होंने किसकी भूमिका को सीमित किया, तो खुत हैं, मुकद्दम है और चौधरी हैं। खुद मुकद्दम चौधरी की भूमिका को ये परंपरागत कह सकते हैं वर्ग रहते हैं ग्रामीण स्तर पर। तो मध्यस्थों की भूमिका जो है खुद मुकद्दम और चौधरी जो हैं उनकी भूमिका को समाप्त किया। तो ये सारे क्या रहते हैं, ये सारे अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही दूरदर्शी कार्य रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं कि इनकी जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली क्या है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है, तो ये काम भी करने वाले ये मध्यकाल के पहले शासक रहते हैं। बर्नी जो है इस पे विस्तार से चर्चा करता है। 3 प्रकार के बाजार हैं, 3 प्रकार के बाजार रहता है। कौन कौन सा बाजार है, तो अनाज का बाजार है। फूड ग्रेन्स जो है बाजार का भाई सबसे अगर इसेंशियल कमोडिटीज देखेंगे तो अनाज का बाजार है। कपड़ों का बाजार है, कपड़ों का बाजार है। तीसरा जो है घोड़े हैं, मवेशी हैं
और गुलाम बाजार है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दासों का, गुलामों का खरीद फरोख्त, खास करके महिला दासियों का जो है वो खरीद फरोख्त होता था। अगला क्या है भाई, तो ये जो बाजार रहता है, ये बाजार जो है सराय अदल कहलाता था। और इस बाजार के मुखिया को क्या कहते थे? तो इस बाजार के मुखिया को सहनाए मंडी कहते थे। इस बाजार के मुखिया को जो है सहनाए मंडी कहते थे। तो एक निश्चित मूल्य पर, जैसे आज कैंटीन में दिया जाता है, मिलिट्री का कैंटीन होता है भाई ना, तो कैंटीन में एक फिक्स प्राइस पे सामान मिलते हैं। वो सोच आज से लगभग 700 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी का रहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के मरने के साथ ही क्या होता है, मरने के साथ ही जो खिलजी वंश है वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा जाता है। अंतिम शासक कौन रहते हैं? तो अंतिम शासक जो हैं, इस वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं वो खुसरो शाह रहते हैं। इसी वंश में एक शासक रहते हैं मुबारक शाह खिलजी। कभी कभी नग्न अवस्था में वो दरबार में आते थे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए बच्चों, अब खिलजी वंश समाप्त हुआ, अब हम लोग कहां पे बढ़ते हैं? बढ़ते हैं तुगलक वंश की तरफ। तुगलक वंश में 3 शासक हैं। कौन है? तो पहला जो है गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक हैं। दूसरे कौन है भाई? तो दूसरे जो हैं, इस वंश में मोहम्मद बिन तुगलक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हैं। और फिर कौन आता है? तो फिर जो है फाइनली फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिरोज शाह तुगलक आते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये 3 शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक क्या है भाई? तो गयासुद्दीन तुगलक जो हैं संस्थापक हैं। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक एक संक्षिप्त समय काल तक शासन करते हैं। 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो रहते हैं वो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं 1351 से 1388 ईस्वी के लमसम तक शासन करते हैं। तो ये 3 जो है इस वंश के प्रमुख शासक रहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक हैं भाई, प्रथम शासक, जिन्होंने क्या किया था? दक्षिण भारत को साम्राज्य का अंग बनाया था। साम्राज्य का अंग बनाया था। प्रथम शासक रहते हैं जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने नहरी सिंचाई को मध्यकाल में बढ़ावा दिया था। मध्यकाल की बात है, प्राचीन काल में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको मिलता है, या उसके पहले मौर्य वंश के पहले अगर देखा जाए तो नंद वंश के द्वारा जो है नहरी सिंचाई को बढ़ावा दिया गया था। तो नहरी सिंचाई ये मध्यकाल के पहले शासक रहते हैं। इसके साथ साथ गयासुद्दीन तुगलक का एक बड़े ही प्रसिद्ध सूफी संत रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया से जो है मतभेद रहता है। जब बंगाल के अभियान से गयासुद्दीन तुगलक लौट रहे होते हैं तो रास्ते में ही वो फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि उनके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया को दिल्ली छोड़ देना चाहिए। औलिया भी बड़े मजे हुए सिद्ध पुरुष रहते हैं।
वो भी उस फरमान का जो है रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं और कहते हैं कि हुनूज दिल्ली अभी दूर अस्त। कहते हैं हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। आते हैं तो उस जमाने में तो भाई आज की तरह थोड़ी फ्लाइट पकड़े दिल्ली से और 2 घंटे में जो है कलकत्ता पहुंच गए। उस जमाने में ये महीनों का सफर होता था और बहुत ही हेक्टिक और एग्जॉस्टिक जो है जर्नी होता था। अरे भाई हाथी पे बैठ के चलते थे, कोई आज की तरह कार थोड़ी है और सरपट रोड थोड़ी बना हुआ था। तो आते हैं तो तुगलकाबाद में इनके खैर मकदम के लिए, इनके स्वागत के लिए एक लकड़ी का जो है महल बनाया गया था। और ऐसा बरनी का कहना है जो है कि एक षड्यंत्र के तहत मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, बचपन का नाम जौना खां रहता है। उस महल का पिन पॉइंट एक जगह पे रहता है जहां पे हल्के से भी ठोकने पर क्या होता था, ताश के पत्ते की तरह वह महल गिर पड़ता था। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से महल को गिराया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और अगले शासक कौन आते हैं, अगले शासक जो है मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या है भाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो है 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं रहती हैं। 5 महत्वाकांक्षी योजनाएं रहती हैं। There were the 5 ambitious projects of मोहम्मद बिन तुगलक। कौन कौन सी वो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं भाई, तो इनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में जो रहता है वो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि रहता है। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि है। अगला जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है। अगला जो है राजधानी परिवर्तन है। राजधानी परिवर्तन कहां से कहां पे किया जाता है, तो दिल्ली से दौलताबाद किया जाता है। अगला जो है खुरासान अभियान है और अगला जो है कराचिल अभियान है। कराचिल अभियान है। ये पांचों योजनाएं उनकी एक एक करके असफल होता है और एक बच्चों वो है ना गाने के बोल है ना, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, कुछ वैसा ही जो है जाकिर है भावना जैसी। इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की व्याख्या किया हुआ है। किसी ने इन्हें पागल बादशाह कहा, तो किसी ने इन्हें अंतर विरोधों का सम्मिश्रण कहा, तो किसी ने जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे दूरदर्शी शासक कहा। जाकिर है भावना जैसी प्रभु मूरत मिले तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने उस हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक को देखा। परंतु हम लोगों का नजरिया क्या है, हम लोगों का नजरिया जो है कि सही मायनों में दिल्ली सल्तनत के ये सबसे दूरदर्शी शासक थे, परंतु थोड़े जल्दबाज किस्म के इंसान थे। जल्दबाज किस्म के मतलब आनंद फानन में कोई डिसीजन मेकिंग करते थे। दोआब क्षेत्र जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करते हैं, उसी साल अकाल पड़ता है और ये योजना असफल हो जाती है। वैसे ही उस जमाने में मोरलैंड नाम के इतिहासकार हैं, इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पूरे दुनिया में चांदी की कमी थी, इन्हीं के शासनकाल में ही नहीं था। और इनके पहले जो है कुबलई खान नामक एक शासक थे, उन्होंने भी सांकेतिक मुद्रा चलाया हुआ था। आज बेटा 500 का नोट क्या है, 500 का नोट जो है सांकेतिक मुद्रा है। आज पूरी दुनिया सांकेतिक मुद्रा ही चला रही है भाई। और इस शासक ने उस जमाने में ये सपना देखा था
क्यों? क्योंकि चांदी की कमी थी, तांबे के सिक्के का वैल्यू जो है बढ़ा करके उस चांदी के बराबर कर देते हैं। परंतु शाही टकसाल विभाग जो रहता है वो निश्चित चिन्ह नहीं, जो प्रिकॉशन के लिए कई सारे साइन होने चाहिए, सिंबल होने चाहिए, वो नहीं अपना पाते हैं, जिससे आसानी से नकली मुद्रा ढाला गया और ये योजना भी असफल हो गया। राजधानी परिवर्तन, उस जमाने में मंगोलों का आक्रमण निरंतर हो रहा था। मंगोल दिल्ली पर भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में आग धमके थे। ये भी उनकी दूरदर्शी योजना रहती है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को स्वतंत्र करके केवल आर्थिक लाभ प्राप्त किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत को साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, इसलिए दूसरी राजधानी के रूप में दौलताबाद, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद रख देते हैं। तो सब मायने में ये इनका सही निर्णय था, परंतु दक्षिण का जो हिंदू शासक वर्ग है वो इनके वहां पे उपस्थिति से विद्रोही रुख अपनाता है और ये योजना भी उनकी असफल होती है। खुरासान के संदर्भ में इतिहासकारों में विवाद है, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इसे मध्य एशिया का देश मानते हैं। खुरासान का पड़ोसी शासक तर्मासरीन रहता है। मिस्र के शासक के साथ मिलकर 3 लोगों का एक गुट बनाते हैं और रहता है खुरासान के पास खजाना है, वहां पे आक्रमण किया जाए। अच्छा, इसके लिए भारी भरकम सेना की भी नियुक्ति, 3.80 लाख, बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी सेना का गठन करते हैं और इसी के साथ में फिर क्या होता है, सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, जो कहा जाता है बच्चों ने कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है, तो सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए लगभग 1 वर्ष का जो है एडवांस सैलरी दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, अभियान शुरू होने के ठीक पहले जो है तर्मासरीन का सत्ता पलट जाता है और ये अभियान भी कभी वास्तविकता में आकार ले ही नहीं पाया। एक तरीके से ये भी असफल रहता है। कराची जो है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा का क्षेत्र है, इन्हें कहीं से पता चलता है इसके पास बहुत माल पानी है, बहुत धन दौलत है। कराची 10,000 की सेना भेजते हैं। पहला ऐसा अभियान रहता है जो सफल होता है, परंतु सेना इमोशनल होती है, तिब्बत की तरफ बढ़ जाती है। उसी दौरान बर्फबारी होता है, सैनिक रास्ता भूल जाते हैं। जिन क्षेत्रों को जीतते हुए आगे बढ़े थे उन्हीं क्षेत्रों ने इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत किया। बर्नी कहता है कि 10,000 सैनिकों में से मात्र 10 जिंदा वापस लौट करके आए। ये भी क्या है भाई, ये भी असफल अभियान रहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इनके पांचों अभियान असफल होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल कितने विद्रोह हुए थे? तो कुल 36 विद्रोह हुए थे। ये जो कुल 36 विद्रोह हुए थे, इसमें क्या होता है, इसमें जो है 1333 में मदुरा स्वतंत्र हो जाता है। 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो जाते हैं और 1347 में बहमनी स्वतंत्र हो जाते हैं। दिल के जो है बड़े उदार रहते हैं, मध्यकाल के पहले शासक रहते हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कृषि विभाग की स्थापना किया। इनका जो कृषि विभाग है उसे दीवाने आमिर को ही कहा गया। पहले शासक रहते हैं जिन्होंने किसानों के ऋण की व्यवस्था किया था, किसानों के ऋण की व्यवस्था किया था और उन्हें क्या कहा गया, उसे जो है सौंधार ऋण
कहा गया, या तकावी ऋण भी कहा गया। तो ऐसे में क्या रहता है, ऐसे में किसानों के प्रति, कृषि के बेहतरी के प्रति, भारत आज भी किसानों का देश है, तो इन सब के प्रति वो क्या रहते हैं, ये बड़े ही संवेदनशील रहते हैं। इनके समय के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन हैं? तो प्रसिद्ध इतिहासकार जो हैं, इसामी हैं, इसामी हैं, बर्नी हैं, और इब्न बतूता रहता है। इब्न बतूता जो रहता है, ये मोरक्को का यात्री था और भारत आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक इनकी प्रतिभा से खुश होकर के इन्हें कौन सा विभाग देते हैं भाई? तो इन्हें काजी नियुक्त करते हैं। काजी मीन्स की न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। बाद में यही इब्न बतूता जो है तुगलक के चीन गए हुए प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते हैं। तो इब्न बतूता की रेहला है, बरनी की तारीख फिरोज शाही है। तो ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे इनके जो हैं समय के प्रमुख जो हैं योगदान है। अगले शासक कौन है? तो अगले शासक जो हैं फिरोज शाह तुगलक हैं। फिरोज शाह तुगलक किस नीति पे चलते हैं भाई? तो फिरोज शाह तुगलक जो हैं तुष्टीकरण की नीति पे चलते हैं, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट पे चलते हैं। अब ये जो तुष्टीकरण की नीति रहती है, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के जो भी सुधार रहते हैं उसे उलट देते हैं। योग्यता के आधार पर वंशानुगत आधार पर पदों की भर्ती करने लगते हैं। जो भी उलेमा वर्ग के राजनीति में हस्तक्षेप को खत्म किया गया था, फिर से ये क्या करते हैं, उसे बहाल कर देते हैं। राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप हो जाता है। इस्लामिक आधार पर शासन को आगे बढ़ाते हैं। कुल 36 जो हैं गैर इस्लामिक करों को समाप्त करके मात्र 4 इस्लामिक कर, जजिया, जकात, खराज और खुम्स, इसका प्रचलन करते हैं। इसके साथ साथ जो है तुर्की नस्ल के लोगों को उच्च पद देते हैं। अमीर वर्ग को उनके जो है पुराने जो विशेषाधिकार रहते हैं उन्हें लौटा देते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक सभी लोगों को उनके उनके अधिकार दे करके शासन पे एक लंबे समय तक शासन कर ले जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है 1200 फलों के बाग लगवाए थे। 1200 फलों के बाग लगवाए थे। इसके साथ साथ इन्होंने जो है रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाया था। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक गुलाम विभाग की स्थापना किया था। गुलाम विभाग जो रहता है दीवाने बंदगान रहता है। इसके साथ साथ उन्होंने पेंशन विभाग की स्थापना किया था। पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाक रहता है। इसके साथ साथ जो है खैरात विभाग जो है दीवाने खैरात, गरीब मजलूम लोगों के लड़कियों की सेवा के लिए, उनके लड़कियों के विवाह के लिए, उनके चिकित्सा के लिए एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना करवाया गया था। तो चलिए, ये सारे क्या रहते हैं भाई? ये सारे उनके जो हैं कार्य हैं। इन्होंने 5 नहरों का निर्माण कराया। जो 5 नहरों का निर्माण है, इसमें जो है 2 यमुना नदी पर, एक सतलज है, एक घाघरा नदी है, और एक जो है काली सिंध नदी पर इन्होंने जो है इसका निर्माण करवाया हुआ था। इसके साथ साथ जो है इन्होंने सिंचाई कर लगाया था। सिंचाई कर जो है
हक ए सर्ब लगाया था। सिंचाई कर जो है हक ए सर्ब लगाया था। इसके अलावा और भी कई काम इन्होंने किए हुए थे। कुतुब मीनार जो रहता है, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, निर्माण कार्य पूर्ण इल्तुतमिश ने करवाया था। बिजली गिर जाता है तो उसे रिपेयर करवाते हैं, और इस तरीके से 4 की जगह 6 मंजिल उसमें करवाते हैं। इसके अलावा ये जो है बरनी को अपने यहाँ पे संरक्षण देते हैं, वही बरनी जो तुगलक के समय में है। तो बरनी रहते हैं, इसके साथ अलावा जो है शमसे सिराज अफीफ रहते हैं। इतिहासकार कौन है भाई? तो इतिहासकार बरनी और शमसे सिराज अफीफ रहते हैं। बरनी है और शमसे सिराज अफीफ है। दोनों ने तारीखे फिरोजशाही नाम से जो है इनका इतिहास लिखा हुआ था। इन्होंने कुछ नवीन नगरों की स्थापना कराया था। इन्होंने नवीन नगर स्थापित किए थे। नवीन नगर में कौन कौन से नगर रहते हैं भाई? तो फिरोजाबाद है, फिरोजपुर है, फिरोजशाह कोटला है, जौनपुर नगर की स्थापना जौना खान, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जौना खान था, उनकी याद में जो है उनके ये कजिन ब्रदर रहते हैं, चचेरे भाई रहते हैं। इन सारे कार्यों की स्थापना इन्होंने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद फिर क्या होता है? तुगलक वंश का पतन होता है। तैमूर लंग का आक्रमण होगा 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग का आक्रमण जब होगा तो तुगलक वंश की ईंट से ईंट बच जाएगी, और इस तरीके से इस वंश का पतन हो जाएगा। सैयद वंश बेटा जो है किसी काम के नहीं है। खिज्र खान जो है संस्थापक रहते हैं। तैमूर लंग जब वापस लौट रहा होता है तो भारत का सारा साम्राज्य खिज्र खान को दे देता है। इसीलिए खिज्र खान कभी सुल्तान का पद धारण नहीं करते हैं और स्वयं को जो है रैयते आला कहते थे। फिर लोदी वंश आता है। लोदी अफगानी मुस्लिम रहते हैं। बहलोल लोदी संस्थापक रहते हैं। सिकंदर लोदी रहते हैं, उन्होंने ही गजे सिकंदरी की स्थापना किया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखा था, जिसे 1506 में अपने साम्राज्य की राजधानी बनाए हुए रहते हैं। गुलरुखी नाम से सिकंदर लोदी शायरी लिखा करते थे। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक रहते हैं। इनके चाचा ही जो हैं बागी रहते हैं। अफगान इनके विरोधी होते हैं। दौलत खां लोदी जो हैं वो आलम खां लोदी, ये लोग विरोधी रहते हैं। ऐसे में ही बाबर का आक्रमण होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में भारत का इतिहास ही करवट लेता है। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान पर मारे जाने वाले मध्यकाल के पहले शासक बनते हैं, और इस तरीके से मुगल वंश स्थापित हो जाता है। आइए भाई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन कैसा है। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसा है? तो सुल्तान का पद क्या होता था? सुल्तान का पद जो है सर्वोच्च पद होता था, और सुल्तान को सहयोग देने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होता था। सुल्तान को सहयोग देने के लिए जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता था, इसमें कई सारे पदाधिकारी रहते हैं। ये जो केंद्रीय मंत्री परिषद में कई सारे पदाधिकारी हैं, इसमें दीवाने आरिज हैं,
दीवाने आरी सैन्य विभाग है, इसकी स्थापना इल्तुतमिश ने ही कर दिया था, बलबन ने इसे और संगठित किया था। दीवाने आमिर को ही जो है कृषि विभाग, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में 3 डिपार्टमेंट है, दीवाने इस्तिहाक है, दीवाने खैरात है और दीवाने बंदगान है। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग है, दीवाने खैरात जो है चैरिटी डिपार्टमेंट है, दीवाने बंदगान जो है गुलामों के बेहतरी के लिए जो है गुलाम विभाग की स्थापना किया गया रहता है। तो ये सारे क्या हैं भाई, ये सारे जो है प्रमुख विभाग रहते हैं। दीवाने इंसा जो है वो शाही पत्राचार विभाग रहता है। काजी उल कुजात जो है न्याय विभाग रहता है। सेना में कई प्रकार की सेना थी, हस्ती सेना है, अश्व सेना है, पैदल सेना है, धनुर्धर सेना है। सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 240 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था। तो ये क्या हो गया भाई, ये केंद्रीय इनका जो है मंत्री परिषद हो गया। अब स्थानीय प्रशासन कैसा है? स्थानीय प्रशासन तो संपूर्ण साम्राज्य किसमें बटा था भाई? तो संपूर्ण साम्राज्य प्रांतों में बटा था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। इक्ता का प्रमुख क्या कहलाता था? तो इक्ता का प्रमुख जो है इक्तादार कहलाते थे। द हेड ऑफ इक्ता इट वॉज इक्तादार। प्रांतों के नीचे कौन था भाई? तो प्रांत के नीचे जिला है। जिला को क्या कहते थे? जिला को शिक कहा जाता था। शिक के प्रमुख को क्या कहते थे? सिकदार कहते थे। ये सब ध्यान देना है। प्राचीन काल में जिला को क्या कहते थे? विषय कहते थे। विषय के प्रमुख को विषयपति कहते थे। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहते थे। भुक्ति के प्रमुख को भोक्ता या ऊपरी महाराज कहते थे। ये टर्मिनोलॉजी आपकी एग्जाम में रह रह करके वो पूछते हैं और इस पे आप लोग को ध्यान देते रहना चाहिए। अगला भाई, जिला के नीचे कौन है? तो गांव है। गांव को गांव ही कहते थे। खुद मुकद्दम चौधरी जो हैं वो गांव के प्रमुख पदाधिकारी होते थे। ये जो है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो है सामाजिक दशा कैसा है। दिल्ली सल्तनत का जो है सामाजिक दशा कैसा है? दिल्ली सल्तनत सामाजिक दशा कैसा है? तो कई सारे इंडिकेटर हम लोग देखेंगे भाई। पहला क्या है? पहला जो है समाज का स्वरूप है। समाज का स्वरूप कैसा है? पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली रहता है। मुख्यतः कौन रहते हैं भाई? समाज में मुख्यतः हिंदू और इस्लाम धर्म है। इसके अलावा जो है बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, लास्ट में ईसाई भी आ गए थे। वास्को डी गामा 1498 सल्तनत का ही समय रहता है। हिंदू धर्म जो रहता है अभी भी किस पर आधारित है भाई? तो अभी भी जो है चतुर्वर्ण
व्यवस्था पर आधारित है। इस्लाम धर्म जो है वो क्या है भाई? तो इस्लाम धर्म जो है शिया और सुन्नी है, या और सुन्नी है। तो ये आइडियोलॉजिकल लेवल पे आप कह सकते हैं कि वैचारिक स्तर पर शिया और सुन्नी है। शिया को प्रगतिशील माना जाता था, सुन्नी जो है वो कॉन्जर्वेटिव होते थे, मीन्स कि इस्लाम के नियमों को हूबहू मानने वाले लोग थे। 5 वक्त का नमाज का पाबंद होना, दाढ़ी रखना, कठोर मतलब शर्तों पर जो है कुरान और हदीस के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग थे। हायरार्की भी देखने को मिलता है इस्लाम धर्म में जो है। हायरार्की में उलेमा वर्ग हैं, उसके बाद उमरा वर्ग हैं, उसके बाद जन सामान्य मुस्लिम वर्ग हैं। उलेमा वर्ग धर्म के प्रमुख को कहते थे। उमरा वर्ग जो है शासन प्रशासन में उच्च पद पर जो बैठे हुए हैं उन्हें कहते थे। और कॉमन मुस्लिम है। आगे की कहानी क्या है भाई? तो आगे की कहानी है कि महिलाओं की दशा कैसी है। महिलाओं की दशा कैसी है? तो महिलाओं की दशा जो है वो मिश्रित दशा है। कैसी दशा है? मिश्रित दशा है। मिश्रित दशा का मतलब क्या है? तो कुछ अच्छे उदाहरण हैं तो कुछ बुरे उदाहरण हैं। अच्छे उदाहरण में क्या है भाई? तो अच्छे उदाहरण में महिला शासिकाएं होती थी। महिला शासिकाएं थी। महिला शासिकाओं में कौन था? रुद्रम्मा देवी वारंगल की शासिका थी। रजिया सुल्तान जो रहती हैं वो दिल्ली सल्तनत की शासिका रहती हैं। चालुक्य वंश में 1/3 जो है वो महिला शासिका ही देखने को मिलती हैं। तो ये सारे जो हैं क्या हैं? ये सारे जो हैं पॉजिटिव्स हैं। बुरे उदाहरण ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। बुरे उदाहरण में बाल विवाह है, बहु विवाह है। बाल विवाह का प्रचलन था, बहु विवाह का प्रचलन था। इसके साथ साथ जो है और क्या है? बुरे उदाहरण में जो है सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, महिला जो है दास प्रथा है। ये सारे क्या हैं भाई? ये सारे जो हैं बैड कंडीशन है। समाज में बच्चों अगर गुलामों की दशा देखा जाए तो गुलामों की दशा अच्छी और बुरी दोनों दे सकते हैं। पहली बार इतिहास में आपको ऐसा दिखेगा कि गुलाम जो है वो सुल्तान के पद तक पहुंच सकता है। वो कौन सा काल है? वो यही काल है। बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं। ऐबक भी गुलाम था, वो सुल्तान बना। इल्तुतमिश भी गुलाम था, वो सुल्तान बना। बलबन भी गुलाम था, वो सुल्तान बना। सेना का मुख्य नेतृत्वकर्ता मलिक काफूर था, पहला ऐसा सेना नायक मध्यकाल का जिसने दक्षिण भारत को जीता। तो क्या है भाई? तो बेहतर ही स्थिति दिख रही है। अब अंतिम उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन आर्थिक दशा। कालीन आर्थिक दशा। आर्थिक दशा में जो है कृषि की दशा। कृषि की दशा कैसी है भाई? तो बहुत अच्छा है। द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इट वॉज प्रेटी गुड। कैसे हम कह सकते हैं बहुत अच्छा है?
तो ये वही काल है जब जो है कृषि विभाग की स्थापना हुआ था। ये वही काल है जब सिंचाई व्यवस्था का उत्तम प्रबंध किया गया है। ये वही काल है इब्न बतूता जो है दो फसलों के बारे में बताता है। दो फसल के बारे में बताता है। इसी समय काल में नगदी फसल की भी खेती होना शुरू होता है। रेशम के जो कीड़े हैं उसका पालन होना जो है वो शुरू हो जाता है। अब भाई भू राजस्व का निर्धारण कैसे होता था? तो भू राजस्व का निर्धारण कुल उपज का 1/3 था। कुल उपज का 1/3 था या 33% था। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है? तो इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक हैं। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ये दो ऐसे शासक रहते हैं जो 33% की जगह कितना लिए थे? 50% भू राजस्व लिए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कोई विद्रोह भी देखने को नहीं मिलता है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो रहते हैं किसानों के ऋण की भी व्यवस्था कराए थे। यही वो मोहम्मद बिन तुगलक हैं जो कृषि ऋण की व्यवस्था करवाते हैं। तो ये बच्चों क्या है? ये सल्तनत काल में कृषि की दशा है। अब उद्योग कैसा है भाई? तो उद्योग कई प्रकार के उद्योग हमें देखने को मिलते हैं। उद्योग जो हैं कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग में जो है वस्त्र उद्योग है। वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है। इसके साथ साथ गुड़ और खांडसारी उद्योग है। गांव गांव में अब तो चीनी आ गया बच्चों ने, उस जमाने में गुड़ हुआ करता था, वो एक प्रमुख उद्योग के रूप में रहता है। इसके साथ साथ कागज निर्माण और जिल्दसाजी उद्योग एक प्रमुख उद्योग के रूप में आ रहा है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं प्रमुख उद्योग के रूप में रहते हैं। आयात और निर्यात की वस्तुएं क्या रहती हैं? अरबी घोड़ों का आयात होता था, मदिरा का आयात होता था, दास दासियों का आयात होता था। निर्यात में मसालों को देश से बाहर भेजा जाता था, सूती वस्त्र बाहर जाता था, हाथी दांत की बनी वस्तुएं बाहर जाती थीं, औषधीय सामग्रियां बाहर जाती थीं। अलंकरण सामग्री जो होता था वो उसका भी निर्यात होता था। अब अंतिम पहलू की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम पहलू क्या है भाई? तो अंतिम पहलू जो है कर व्यवस्था कैसा है? कर व्यवस्था कैसा है? तो कर व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि जजिया है, जकात है, खराज है और खुम्स है। जजिया कर किससे लिया जाता था? तो जजिया कर जो है नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के बदले में इस्लामिक राज्य में लिया जाने वाला कर जजिया कर था। जकात कैसा कर है भाई? तो संपन्न मुस्लिमों से उनकी कुल संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। अमीरों से लिया जाता था, गरीबों पर खर्च किया जाता था। जैसे मदरसा हैं उसके
निर्माण पर, और भी बहुत सारे जो कॉमन पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं, अमीरों से लेकर के गरीबों के लिए या नीडफुल के लिए जो है उसे खर्च किया जाता था। खराज क्या है भाई? तो यही भू राजस्व कण है, 33% लिया जाता था। खुम्स जो होता था ये लूट का धन होता था। खुम्स जो होता था वो लूट का धन होता था। तो ये कर व्यवस्था हो गया। अंतिम मुद्दे पर आ रहे हैं। अंतिम मुद्दा जो है सिक्का व्यवस्था है। सिक्का व्यवस्था है। तो सिक्का व्यवस्था में जो है एक तो गौरी के सिक्के हैं, दूसरे जो है इल्तुतमिश के सिक्के हैं, तीसरे जो हैं मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के हैं, चौथे जो हैं फिरोज शाह तुगलक के सिक्के हैं, पांचवें जो हैं बहलोल लोदी के सिक्के हैं। गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा रहता है तो दूसरी तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति रहती है। ये प्रश्न पूछा गया है। इल्तुतमिश जो रहते हैं इन्होंने क्या किया था भाई? तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का दीनार सिक्का चलाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अर्धा और बिक सिक्कों का प्रचलन किया था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के चलाए थे। तो ये क्या है भाई? ये दिल्ली सल्तनत की जो है वो सिक्का व्यवस्था है। यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए बच्चों, कहने के लिए जो है ये YouTube की क्लास है, फ्री मंच की क्लास है। वास्तविकता में क्या है, पेड बैच के भी नोट से आप मिला लीजिएगा जो अन्य जगहों पे वो किया जाता है। यही सारी चीजें हैं। और थोड़ा सा बस बेटा यहाँ पे क्विक मोड में है, और अगर नोट्स बनवाया जाए तो घंटा भर से ज्यादा नोट्स बनवाने में लग जाएगा। 2 घंटे की क्लास जो है, अगर आपको 1 घंटे सवा घंटे में चीजों को रखा जा रहा है, समझाने में, विषय वस्तु को प्रस्तुतिकरण में कहीं से भी कोई वो नहीं है, बल्कि और भी इत्मीनान और बेहतर से कि ऐसे बच्चों के सेवा का मौका मिल रहा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास 1000-10,000 रुपए भी नहीं है। तो ये बच्चों एक सेवा भाव है, और एक कह सकते हैं कि संस्थान का जो कमिटमेंट है कि सबके लिए शिक्षा जो है। आप ये सारे नोट्स हमसे पा सकते हैं। कहाँ पर आपको जाना है? तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना है। यहाँ पे समय समय पे क्या है, समय समय पर जो है कुछ मैं मॉडल आंसर भी देता रहता हूँ। इसके साथ साथ जो है हिस्ट्री से रिलेटेड और भी कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। करना क्या है? तो करना है आपको फटाफट जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री इन हिंदी बाय अनिल सर, इसे सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे इसे स्कैन कीजिए। स्कैन करके भी आप डायरेक्ट वहां पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो है गाइडेड हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, जो है हम लोग मिलते हैं फिर से अगले सप्ताह इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।